हे गाइस, आज हम लोग पढ़ने से पहले ये बात सुन लेते हैं कि यस, एट अनअकैडमी वी आर अप विथ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज आर्टिकलशिप ड्राइव। इंटरमीडिएट के एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद, रिजल्ट्स आने के बाद, स्टूडेंट्स आर नाउ सर्चिंग ऑफ कि कौन सी फर्म से हमें आर्टिकलशिप करनी है, किस हिसाब से ये प्रोसेस होने वाला है, सीवी कैसे भरनी है, रिक्रूटमेंट के इंटरव्यूज कैसे देने हैं एंड स्टफ। सो फोकस गाइज, फ्रैंकली स्पीकिंग आप यहाँ पे देखेंगे दैट आर्टिकलशिप ड्राइव बेसिकली ये जो सबमिट है, it actually gives you to begin your articleship journey with a best experience in one of the best firms. आपको करना क्या है, ये जो आपको दो स्कैनर स्टेप 1 स्टेप 2 दिख रहे हैं, उसके नीचे स्कैनर 1 दिख रहा है, स्कैनर 2 दिख रहा है, वहाँ जा करके आपको पहला तो टेस्ट देना है एंड एक गूगल फॉर्म सबमिट करना है आपके सारे क्रेडेंशियल्स के साथ। ठीक है, तो प्लीज डू पार्टिसिपेट इन दिस सबमिट। यू आर एक्चुअली गोइंग टू ब्लेस यू आर ब्लेस्ड गाइज बाय दिस सबमिट। ठीक है, सो फोकस ऑन दिस एंड हाँ, अभी हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। चलो तो आगे बढ़ते हैं। वेट रुको, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलेगा कि हमारे ये सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, और ये सारी जो हमारी प्रैक्टिस है आर्टिकलशिप सबमिट वगैरह, ये आपको कितना बेनिफिट देगी। ठीक है, इट विल रियली मेक अस हैप्पी दैट आवर मोमेंट्स, इट विल मेक अस हैप्पी दैट आवर एफर्ट्स आर एडिंग वैल्यू टू योर जर्नी। ठीक है गाइज, चलिए लेट्स गो अहेड विद द टॉपिक। चलो अब स्टार्ट करते हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑल द पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विद रिगार्ड्स टू ऑडिट ऑफ बैंक्स। तो सबसे पहला सवाल देवी और सज्जनों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बैंक्स बिकॉज ऑफ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर कमर्शियल एंटरप्राइजेस। सच्ची बात है, हम लोगों ने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही पढ़ करके रखा था ये। हेंस इट नीड सम स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। कूल। सो अब वो लोग बोलते हैं कि प्लीज स्पेसिफाई दोज पिक्यूलियरिटीज व्हाई इट इज नेसेसिटेट या फिर व्हाई इट मे नेसेसिटेट द स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। तो हम लोग बोलेंगे नेचर द बिजनेस ऐसा है, स्केल, स्कोप, वॉल्यूम, कॉम्प्लेक्सिटी, रेगुलेशंस इतना ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन, बिकॉज ऑफ दीज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, वी मे हैव टू ऐड सम स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. It involves risk, scale, dependency on IT, statutory and regulatory requirements. New and new products every time are being developed. Next, question number 2. Advances generally constitute a major part. Obviously, बैंक का काम ही ये होता है एडवांसेस लेना, डिपॉजिट्स लेना, एडवांसेस देना. There are substantial number of borrowers to whom variety of advances are granted. Okay. The audit of advances requires the major attention. Good. Okay. So अब तक आपने जो देखा है वो सब प्रवचन है, क्वेश्चन मेन अब तक आया नहीं है. क्वेश्चन स्टार्ट्स नाउ. एज एन एक्सपर्ट इन बैंक ऑडिट, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली discuss the area to be focused and suggest the audit procedures regarding evaluation of internal controls over advances. So usually in audit of banks there is a small part which we have categorized as internal control. Now उस internal control वाले एरिया में हम लोगों ने काफ़ी सारे छोटे छोटे एरियाज कवर अप करके रखे हैं, जैसे कि एडवांसेस को कैसे इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, बोरोविंग्स, बिल्स परचेज्ड, बिल्स डिस्काउंटेड, कैश, है ना. तो वहाँ पे एडवांसेस के ऊपर क्वेश्चन है. तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहला एरियाज ऑफ इवैल्यूएशन क्या होना चाहिए. तो पहले इवैल्यूएशन करना है, लोन डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है कि नहीं, सैंक्शन लिमिट के तहत एडवांसेस दिया है कि नहीं, मार्जिन्स होल्ड किया है कि नहीं, कोलैटरल की वैल्यू क्या है, कोलैटरल्स आर केप्ट इन पोजेशंस ऑफ द बैंक और नॉट. तो ये सारा चीज़ आपको चेक करना रहेगा. सो इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस. सो एग्जामिनिंग लोन डॉक्यूमेंट्स, क्रेडिट वर्दीनेस वाली बातें हुई थी हमारे क्लास में. Examining the validity of the amounts recorded, existence and enforceability of the security, complying the terms of sanction and use of money, compliances with the loan policy, RBI के तहत जो norms of classification है, NPA classification, वो follow हुआ है कि नहीं, review the operations of the accounts. Then substantive audit procedures के नाम पे हम लोग we will thoroughly be checking the amount which represents due to the bank. Verify the advances are disclosed appropriately. RBI norms, large advances, कोई large amount of advances अगर दे करके रखा है तो just examine that on sample basis. Verify the completeness and the accuracy of interest being charged. These are the substantive procedures जो एक auditor use करेगा in order to verify advances. So frankly speaking, the answer just completes out over here. दिस इज़ एन एडिशनल पार्ट. ये जस्ट आप एक बार जस्ट रीड करके रखना. इसको भी रिटेल लेवल पे वो लोग पूछ सकते हैं कि एज एन ऑडिट एक्सपर्ट, बैंक ऑडिट एक्सपर्ट, जस्ट टेल अस दैट व्हाट इज
the substantive, what are the substantive procedures which an auditor should apply? No amount being unrecorded. Based on recoverability also we need to verify the latest position, inspect the security, and हाँ, जहाँ पे भी कोई भी borrowers को वर्किंग कैपिटल की लिमिट दे करके रखी है 10 लाख या अबाव की, तो यू शुड वेरीफाई दैट अप्रोप्रिएट क्रेडिट कितना दे करके रखा है. नेक्स्ट, हाउ डू यू इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन द एरिया ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन? क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस के लिए आप क्या इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे? पहले तो क्रेडिट कार्ड के लिए उसकी स्टोरेज, यूटिलाइजेशन लिमिट्स, ये देखो सबसे पहला इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन, controls over the storage and the issue of the cards. Then we talk about unutilized limits, prompt reporting to the merchants, every amount is being settled appropriately, reimbursement to the merchants, reimbursement for the gross of commission amount. देखो reimbursement merchants को कैसे देंगे? अपना खुद का कमीशन कट करके पहले देंगे. मॉनिटरिंग, फॉलो अप, रेगुलरली स्टेटमेंट्स देना, पीरियडिक रिव्यू ऑफ द क्रेडिट कार्ड होल्डर विथ रिगार्ड्स टू द क्रेडिट वर्दीनेस, अकाउंट को वेरीफाई करो, देखो कि डाउटफुल तो नहीं है. Next, being the auditor of nationalized bank, how would you verify the statutory liquidity ratio? So basically ये जो रेशियो है उसको कैसे SLR की रिक्वायरमेंट कैसे चेक करेंगे? तो being an auditor हम लोगों ने क्या पढ़ करके रखा? तो being a statutory auditor you need to verify two things. पहला, computation of appropriate DTL and maintenance of appropriate SLR. ठीक है, ये कब चेक करना है? 12 odd dates not being Fridays. ठीक है, एंड तीसरी बात जो हम लोगों ने पढ़ी थी दैट वाज इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स. ठीक है, इंक्लूजन्स में हम लोगों ने बोला था ब्रम, BRUM, एंड एक्सक्लूजन में हम लोगों ने बोला था CBIN. राइट, सो बस यही आंसर आपको शेड्यूल्ड SLR के लिए लिखना है. एंड ऑल्सो हम लोग बोलते हैं कि वीकली ट्रायल बैलेंस ऑब्टेन करना, राइट, ब्रांच का ट्रायल बैलेंस ऑब्टेन करना एज ऑन फ्राइडे, उसको वेरीफाई करना. सो दिस इज द प्रोसेस. एंड हाँ, SLR कैसे मेंटेन करेंगे? SLR कैन बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, अदर सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश, तो वो चीज़ लिखना. तो SLR, every scheduled commercial bank, certain liquid assets, gold, cash, government approved security, providing crediting before providing credit to the customers. So Reserve Bank की requirement होती है to check the compliance with SLR 12 odd dates in different months, not being Fridays. इसके ऊपर एक MCQ भी हम लोगों ने किया था in the class. The objective is to have liquid asset in order to handle some kind of increase in demand. कंप्लायंसेस एरिया एंड SLR की रिक्वायरमेंट. DTL, ये देखो कॉम्पोजिशन चेक करना. अभी नॉट बीइंग फ्राइडे, अब ब्रांच का वीकली ट्रायल बैलेंसेस ऑन फ्राइडे मंगवा लो. ऑन टेस्ट बेसिस DTL पोजीशन चेक कर लो. वाइल एग्जामिनिंग द कंप्यूटेशन ऑफ DTL, स्पेसिफिकली क्या चीज़ इंक्लूड करना है, क्या चीज़ एक्सक्लूड करना है, वो लिखना है. एक्सक्लूड ऑल ऑफ दीज, ब्रम वाला पॉइंट है, एंड यू नीड टू इंक्लूड सम ऑफ द थिंग्स दैट इज आरबिन. ठीक है, so that was the answer which you had to write. नेक्स्ट, ये अभी अभी रिसेंट में भी क्वेश्चन पेपर में देखने मिला था, सेल ऑफ एनपीए के लिए क्या क्या वेरिफिकेशन करेंगे. सो व्हेन द बैंक इज़ फाउंड टू सोल्ड सर्टन एनपीए, तो अगर एनपीए हम लोग बेच रहे हैं, मतलब हमारे मत्थे की रिस्क हम बेच रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करेंगे. देखो भाई, एक तो एनपीए हम खुद थक गए हैं इस एनपीए के, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग है, तो एनपीए ऑलवेज सेल होना चाहिए इन कैश. हमेशा ध्यान रखिए वही एनपीए सेल होगा जो एटलीस्ट 2 साल हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी था. वो एनपीए एक बार सेल होने के बाद अब इसकी कोई रिस्क हम नहीं बेयर करेंगे. एनपीए जब भी सेल होगा तो उसका प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है. अगर प्रॉफिट हो रहा है, इट शुड नॉट बी टेकन एज प्रॉफिट, रैदर इट शुड बी केप्ट एज रिजर्व इन ऑर्डर टू मीट आउट लॉसेस इन फ्यूचर. मैम अगर लॉस हुआ तो डायरेक्टली टेक इट टू द P&L अकाउंट. सो दीज आर द पॉइंटर्स विच द ऑडिटर शुड वेरीफाई इन ऑर्डर टू चेक द सेल ऑफ एनपीए अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर है कि नहीं. Examine whether the policy laid by the board is appropriate. Actually evaluating the delegations of power. Who has the authority up in the bank to sell those NPA? Remain in the books for at least 2 years without recourse only. अब मैं कोई रिस्क बेयर नहीं करूँगी इसका. No legal, operational or any other type of risk relating to those NPA which is sold should belong to the bank. NPA should sell the bank should sell the NPA only on cash basis. एक बार हम लोगों ने एनपीए सेल कर दी तो उसको हम लोग कभी वापस रिपर्चेज नहीं करेंगे. शॉर्टफॉल को लॉस बताएंगे और गेन को रिजर्व्स के नाम पे स्टोर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन.
Your firm has been appointed as central statutory auditor of a nationalized bank. The bank follows the financial year as the accounting year. Okay. The bank is a consortium members. What is the meaning of the word consortium? Consortium का मतलब होता है मिल करके किसी को लोन देना. ठीक है. Consortium of cash credit of 50 CR to X Limited. X Limited bank's own share is 10 crores only. मतलब जो बैंक का ऑडिट हम कर रहे हैं 50 करोड़ में से उस बैंक का शेयर सिर्फ 10 करोड़ ही है. ड्यूरिंग द लास्ट 2 months 2 quarters बॉस 2.25 करोड़ का क्रेडिट होना चाहिए था, बट उसके सामने हमको सिर्फ 1.25 करोड़ का पैसा आया है. मतलब 50 लाख इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ लीड बैंक, द बैंक हैज़ क्लासिफाइड एक्सेस अकाउंट एज परफॉर्मिंग. मुझे बताओ, कंसोर्टियम के बेसिस पे हम लोग लीड बैंक की बातें मानेंगे या खुद का पैसा नहीं रिकवर हुआ, वी कैन ट्रीट दैट मेंबर, वी कैन ट्रीट दैट कस्टमर एज एनपीए. इट इज़ TTMM रूल. तू तेरा मैं मेरा, राइट. इट इज़ TTMM रूल. व्हाट इज TTMM रूल सेज कि लीड बैंक को पैसा मिला, परफॉर्मिंग करो. मुझे पैसा नहीं मिला, मैं नॉन परफॉर्मिंग करूंगा. सिंपल. सो यहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर ने किया, बेस्ड ऑन द लीड बैंक एडवाइजेस, आपने जो पैसा परफॉर्मिंग मान लिया है ये सही नहीं किया है. सो अकाउंट, यस, द अमाउंट शुड बी शोन डायरेक्टली एज नॉन परफॉर्मिंग असेट. नेक्स्ट, गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट गारंटी के ऊपर क्वेश्चन है. इन द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ अ फेयर समर्थन बैंक at 31st of March 2018, you observed that in particular account there was no recovery since past 18 months. Oh my god. The bank did not apply NPA norms as well as the income recognition norms to that account. बोलता है 18 महीने से पैसे बाकी है, बट बैंक ने इसको NPA ट्रीट नहीं किया है, एज वेल एज उनका इनकम रिकॉग्निशन भी नहीं किया है. When queried, the bank management replied, बोलता है कि ये जो अकाउंट है उस अकाउंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी मिली. ओके. And hence these norms were not applicable. The bank did not invoke a guarantee. Advise, will your answer be different if this guarantee is given by state government? Answer is yes. Firstly, अगर आपको जो भी अकाउंट है उसको स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी मिलती है, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज गारंटी. ठीक है. तो उसको डायरेक्टली हम लोग NPA ट्रीट करेंगे, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंगली करेंगे एंड इंटरेस्ट को कैश बेसिस पे बुक करेंगे. अब बात आती है कि व्हेन, कहाँ लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, कहाँ गया, यहाँ पे. When the account was guaranteed by central government, now in that very case, we will not book that asset as non-performing asset, but income recognition will be done only on cash basis. भले हम उसको क्लासीफाई NPA नहीं करेंगे, उसको परफॉर्मिंग ही ट्रीट करें, बट जब तक इंटरेस्ट नहीं आता अक्रूवल बेसिस पे यहाँ पे इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. तो यहाँ पे ये पार्ट गलत किया है, ये सही है इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस. ठीक है. दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट. So that was a question on government guarantee. Next, question number 8. Messrs S Limited is an MSME unit. The company is doing multiple banking. Very important concept. Mark it as an expected exam question. आ सकता है. मैं इसका पूरा कंसेप्ट आपको अभी समझाने वाली हूँ. The company is availing cash credit from U Bank, okay, for ₹25 crores. The limit availed remained less than 5 crores. मतलब उसकी लिमिट जो थी कैश क्रेडिट लेने की वो थी 25 करोड़ रुपए, बट उनका जो अवेल्ड लिमिट था वो सिर्फ 5 करोड़ रुपए है. 5 करोड़. ड्यूरिंग ऑल दीज डेज for the year 2017-18, the company has not done any credit in the cash credit account during the year, as it is operating current account in a newly opened another bank branch adjoining to the company's premises. मतलब ये जो कंपनी है मेसर्स एस ने यू बैंक के साथ अभी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, ना ही कोई क्रेडिट किया है इन दैट अकाउंट. क्यों? क्योंकि कंपनी करंट अकाउंट ओपन करके रखी है किसी दूसरे बैंक के साथ, जो बैंक उनके ही ऑफिस के प्रीमाइसेस में था. The company is having sufficient security of stock and debtors. The DP drawing power of ₹25 crores remain all over the year. The company is availing the term loan from another bank branches. Now the branch manager of U Bank का जो branch manager है, is insisting
कि सर हमने भी तो आपको कैश क्रेडिट दे करके रखा है ना, तो आप थोड़ा सा अपना सेल्स का पैसा यहाँ से भी रूट करवाओ यार। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं आपके खाते को एनपीए डिक्लेयर करवा दूंगा, और आप मेरे बैंक में तो एनपीए कहला ही जाओगे, एज वेल एज बाकी जहाँ जहाँ भी आपके खाते हैं उन सबको मैं एनपीए कहला दूंगा। नाउ कंपनी डर गया। मेसर जैस आया है आपके पास और बोल रहा है सर मैं क्या करूँ, क्या मेरा अकाउंट एनपीए कहलाया जाएगा? एब्सोल्युटली नो। मल्टीपल बैंकिंग का यही पार्ट होता है जहाँ पे आप बीइंग करंट अकाउंट होल्डर आपने मल्टीपल बैंकिंग किया है, एक बैंक आपका नॉन ऑपरेटिव हो गया है, वहाँ के आपका सेल्स वगैरह रूट नहीं कर रहे हो, दैट डज नॉट मीन ऑल द बैंक ब्रांच अकाउंट विल टर्न एनपीए। ब्रांच मैनेजर जो धमकी दे रहा है वो सही नहीं है। सो दिस इज अ फीचर ऑफ मल्टीपल बैंकिंग। ठीक है, तो मल्टीपल बैंकिंग के केस में योर अकाउंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए। So if the account remained overdue for a period more than 90 days, the account becomes NPA. Okay. The account will also be called as overdue if there is not sufficient credit in the cash credit account, which even could not serve the interest charged. In this case, there are no credits in the account. In the current case, S के खाते में कोई credits नहीं डाले हैं इन्होंने. It means interest also could not be served. Okay. Thus, it remained overdue for a period more than 90 days, and because of that, it can become NPA. However, वो खाता NPA हो जाएगा, बात अलग है. But however, in case of multiple banking system, each bank is independent for the classification of account as NPA. If SBI declares the account as NPA due to non-serving of interest amount, other banks are free to classify that account as performing asset, as they are regular. ठीक है, so this is a point of multiple banking. Very important, can be asked as a question. Next, your firm has been appointed as central statutory auditor of nationalized bank. The bank follows the financial years as accounting year. अभी ब्रांच मैनेजर को आपके एडवाइजेस की ज़रूरत है. द बैंक हैज़ रिकॉग्नाइज्ड ऑन अप्रूवल बेसिस द इनकम फ्रॉम डिविडेंड एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. मतलब सिक्योरिटीज से जो डिविडेंड आया इंटरेस्ट ऑन म्यूचुअल फंड्स. Dividend on the securities and the units of the mutual funds were actually declared after the years. Frankly speaking, dividend के लिए income recognition norm कहता है जब तक you don't have right to receive, you cannot recognize the dividend income, and the same thing applies to MF. But हाँ, when the securities are government securities and the government securities has a ritual, ये ritual है कि बॉस आपको हर बार पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो बात अलग है. बट इन दिस पर्टिकुलर केस जब तक डिविडेंड आपके हाथ में नहीं आ जाता, इंटरेस्ट ऑन म्यूचुअल फंड्स यूनिट के लिए NAV का गेन नहीं मिल जाता, यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज दैट इनकम. सो इट इज़ नॉट अ प्रूडेंट प्रैक्टिस टू ट्रीट डिविडेंड ऑन द शेयर्स और द म्यूचुअल फंड्स अनलेस दे आर रिसीव्ड. मतलब वो कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज करो. एक्चुअली द इनकम फ्रॉम डिविडेंड एंड शेयर्स हम लोग ये सिर्फ बोलते हैं कि कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज करो. हाँ, इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जहाँ पे रेट्स आर प्री डिटरमाइंड रेट्स, इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन वेरी वेल बुक द इनकम ऑन अक्रूवल बेसिस. It was further decided, however, clarified that the bank may book the income on accrual basis on the securities of corporate bodies, public sector undertakings, in respect to where the payment of interest and the payment of principal has been guaranteed by central government. तो यही चीज़ तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर आपका पेमेंट या फिर डिविडेंड का पेमेंट गारंटीड है बाय स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बात अलग है, वहाँ पे आपने बुक कर लिया. अदर देन दैट AS9 इनकम रिकॉग्निशन सिर्फ इतना ही कहता है, राइट टू रिसीव इस्टेब्लिश हो जाता है तभी ही आप इनकम को रिकॉग्नाइज करो, एल्स मत करो. सो अभी करंटली जो बैंक ने किया है दैट इज नॉट एन ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिवर्सल ऑफ इनकम. रिवर्सल ऑफ इनकम गाइस दो केस में होता है. पहला रॉन्गली एंटर्ड जर्नल एंट्री, एंड दूसरा जहाँ पे हम लोग कहते हैं जो अकाउंट के लिए आपने अक्रूवल बेसिस पे इनकम रिकॉग्नाइज कर ली थी, नाउ हैज़ बिकम NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट. सो इन दैट पर्टिकुलर टू केसेस बैंक को ये एंट्री को रिवर्स करना होगा या फिर ये इनकम को रिवर्स करना होगा. सो बिल्स डिस्काउंटेड परचेज बिकम्स NPA. तो जो चीज़ मैंने परफॉर्मिंग के नाम पे अक्रूवल मार्क करके रखी थी, नाउ हैज़ टर्न्ड NPA. एंड लास्ट जहाँ पे हमको लगता है इनकम जो है वो रॉन्गली रिकॉग्नाइज हो गई है, तो उसको रिवर्स कर दो. बचपन में एक्चुअली इसको पढ़ा ही होगा आपने, रिवर्स करना. सो व्हेन जहाँ आपने एंट्री गलत पास कर दी है तो ये सारी चीज़ होता था. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जैसा चैप्टर था.
rectification of errors. Yeah. Question number 11 goes like this. While auditing Fair Bank, you observe that the lump sum amount has been disclosed as contingent liability collectively. You therefore request the management to guide them about the disclosure of contingent liability. Frankly speaking, बैंक ऑडिट में कंटिजेंट लाइबिलिटी के बारे में जो जो पॉइंट्स आपने पढ़े हैं उसी को आपको डिस्क्लोजर के नाम पे बताना है कि कौन सी लाइबिलिटी है. Claims against the bank not acknowledged as debt, liabilities for the partly paid up investments, liabilities on account of outstanding foreign exchange contracts, guarantees given on behalf of any constituents in India or outside India. So all these contingent liabilities are required to be separately disclosed. Separately disclosed. Yes. So एक बार just I'm taking you through सार में चले जाओ. ये देखो कंटिजेंट लायबिलिटी जो यहाँ पे पड़ी थी उसी के सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है. रिवर्सल ऑफ इनकम, ये देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि वेरिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक कंटिजेंट लायबिलिटी. अभी डिस्क्लोजर का बोल रहे तो ये सारी जो लायबिलिटीज़ है उसको सेपरेटली हम लोगों को देखना है कि वेदर दे आर अप्रोप्रिएटली सेपरेटली डिस्क्लोज्ड और नॉट. बस दैट इज अ क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. ABC Bank has sanctioned a credit of rupees 100 lakhs to Volkart Limited on 1st of September 2018. The renewal of the limit was due on 1st of September 2019. While doing the statutory audit of the bank branch for the year 2020, you find that the renewal has not been done, even though 180 days are over. So 180 दिन हो चुके हैं फिर भी अभी तक रिन्यूअल नहीं किया था. The bank says that the renewal process has been initiated on time. Most of the documents are received renewal के लिए, loan renewal के लिए. The account has been operated regularly and is in order. The balance and maintained are within the drawing power. It shows a letter. Basically बैंक के ब्रांच को क्या हुआ था, वोलकार्ट ने एक लेटर दिया था कि हमारा जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उनकी सडन डेथ हो चुकी है. सो सारा डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट इन द प्रोसेस. तो वी आर टेकिंग टाइम. भले हमारा सारा सब कुछ एकदम ही रेगुलर है बट डॉक्यूमेंटेशन इज टेकिंग थोड़ा सा प्रोसेस, बिट ऑफ प्रोसेस. सडन डेथ ऑफ द ऑडिटर. द न्यू ऑडिटर हैज़ बीन अपॉइंटेड, मतलब अभी चीज़ें लाइन पे है. Procedure for appointment took some time. The new auditor will do the audit all over again. The limit was not renewed till 31st of March 2020. However, the audited financial statements was received on 10th of April 2020 and the renewal letter was issued immediately. So basically असिस्टेंट कहता है कि मैम 180 दिन हो गए, ये रिन्यू नहीं हुआ था, लिमिट रिन्यू नहीं हुआ था, तो एक काम करते इसको NPA ट्रीट कर लेते हैं. अब आपके पास ये समस्या आती है, आप बोलो कि ये जो अकाउंट है वॉलकार्ट का, जहाँ पे उसने स्पेसिफिकली बोला कि उसकी जो भी लिमिट थी वो ड्रॉइंग पावर के अंदर थी, सडन डेथ हो गई है ऑडिटर की, दूसरा ऑडिटर अपॉइंट होने में थोड़ा सा लिटिगेशन, थोड़ा सा लंबा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस हो गया. तो भी ऐसी स्थिति में क्या हम लोग सब्सटेंस ओवर फॉर्म के हिसाब से इसको परफॉर्मिंग ट्रीट करेंगे या नहीं, अड़े रहेंगे 180 दिन हो गए कि नॉन परफॉर्मेंस. सब्सटेंस ओवर फॉर्म गाइज, ऑब्वियसली अगर वो लोग इतने अच्छे से बोल रहे हैं कि द थिंग्स आर रेगुलर, कुछ भी ओवरड्यू नहीं है, एवरीथिंग इज अंडर द ड्रॉइंग पावर लिमिट, ऑलरेडी दे शोड अस द लेटर. एंड हाँ, डिले हुआ है तो 10 डेज का डिले हुआ है, 31st तक कुछ भी नहीं हुआ था. 10th of April को वी रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम दैम. सो इन दिस पर्टिकुलर केस नो मैटर, वी शुड ऑब्वियसली टेक इन टू कंसिडरेशन द सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड वो स्टैंडर्ड असेट ही मानेंगे, नॉन परफॉर्मिंग नहीं मानेंगे. नेक्स्ट question number 13. The bank's advance portfolio comprised of significant loans against the life insurance policy. Write a suitable program in order to evaluate such advances against life insurance policy. पहले तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लो, मेच्योरिटी सम वेरीफाई कर लो, प्रीमियम पे किया है कि नहीं वो वेरीफाई कर लो. तो ये सारा चीज़ है वेर इन यू आर इंस्पेक्टिंग द पॉलिसी एंड द पॉलिसी अगेंस्ट विच द एडवांसेस आर इशूड. प्रीमियम भरा है कि नहीं, सरेंडर वैल्यू कितना है, दैट इज मेच्योरिटी वैल्यू है कि नहीं. पर्टिकुलरली सी के सब्जेक्ट कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि देर आर सर्टन कंडीशंस टू बी कंप्लाइड. जो भी मेच्योरिटी सम या सरेंडर सम है वो ऑटोमेटिकली हमको फ्लो आउट होगा कि नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. दिस इज द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन November 2020. In the course of statutory branch audit of KS Bank Limited, you observe that some borrower account has been regularized before the balance sheet date. ठीक है. Narrate the audit procedures. Same question. Narrate the audit procedures you will see in order to check कि जो भी
NPA आर नियर टू द बैलेंस शीट डेट रेगुलराइज, तो क्या करेंगे? देखो, नियर टू द बैलेंस शीट डेट इफ दीज अकाउंट्स आर रेगुलराइज, यू विल हैव टू वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ द सोर्स ऑफ द पेमेंट. यू विल ऑल्सो हैव टू चेक कि आर देर एनी इनहेरेंट वीकनेसेस इन द अकाउंट. यू विल ऑल्सो हैव टू वेरीफाई कि यार ये जो अकाउंट है इसमें सब्सिक्वेंट रीपेमेंट जो मिला है, ऑर्डर शुड केयरफुली चेक द रीपेमेंट वॉज फ्रॉम द जेन्युइन सोर्स और नॉट. RBI गाइडलाइंस के हिसाब से पैसा मिला है कि नहीं मिला है. मैम, कैन वी ट्रीट दिस एज NPA? सो यू कैन इवन इवेल्युएट द क्लासिफिकेशन प्रोविजन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15. CAK have been doing the statutory audit of the branch of LUD Bank Limited. The principal business of this branch is lending advances to the large corporates. Cool. Since last 1 year, many large accounts have become NPA. Management of the bank has decided to sell one NPA. वो लोग बोलते हैं कि प्लीज़ आप मुझे बताओ कि whenever you are verifying the sale of NPA to any asset reconstruction company, आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है. प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है. मार्क दिस एज अ होमवर्क क्वेश्चन. 2 साल वाला पॉइंट, कैश के वाला पॉइंट, नो रिस्क वाला पॉइंट, नॉट टू रीपर्चेज, सेम एग्जैक्टली सेम पॉइंट आ जाएगी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16. Gupta and Company has been appointed as a statutory auditor of TCB Bank Limited, a private sector bank registered with RBI. Mr. Kaival Gupta, the engagement partner, while performing the audit as per the checklist, noted that the following points, and उन्होंने query बना ली following points की. पहला point, interest on the state government guaranteed has taken into account. अरे बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस को आप NPA ट्रीट करोगे या नहीं करोगे? एब्सोल्युटली करेंगे. हम लोग स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस जो है उसको NPA ट्रीट करेंगे अगर ये ओवरड्यू मोर देन 90 डेज रहा तो. ऐसे केस में इंटरेस्ट इनकम को कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि अक्रूवल बेसिस पे. तो ये गारंटी विल नॉट बी रिगार्डेड एज नो सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी, कोई वैल्यू नहीं होगा. नेक्स्ट, एड हॉक. This is an account for which ad hoc limit has not been reviewed for a period more than for a 180 days period from the date of such ad hoc sanctioning, and such account was treated as performing in the books. So there is an account for which ad hoc limit has not been reviewed नहीं किया था for 180 दिन, and ऐसा अकाउंट जो है वो अब तक के लिए परफॉर्मिंग असेट माना जा रहा है. बताओ क्या करेंगे उस चीज़ में? ये तो पॉइंट हो गया. हम लोग बोलेंगे देखो 180 दिन के अंदर अंदर अगर आपने ये चीज़ को रिव्यू नहीं किया तो बॉस दिस शुड बी ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग असेट. ठीक है. इट्स ट्रीटमेंट द बुक्स शुड बी चेंज्ड फ्रॉम परफॉर्मिंग टू नॉन परफॉर्मिंग फ्रॉम द डेट व्हेन सच चेंज इन द ट्रीटमेंट वाज रिक्वायर्ड, मतलब 180 दिन पे. नेक्स्ट, one NPA was sold for a value higher than book value. Oh my god, मतलब NPA की वैल्यू बुक्स में थी 80 करोड़, मैंने इसको बेच दिया है 100 करोड़ पे. ठीक है. अब मतलब मुझे 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है. अब इस 20 करोड़ का प्रॉफिट का क्या करें? रिजर्व बना करके रखें. बट कंपनी ने क्या किया, ये जो NPA आपने सुना होगा, NPA के सामने हम लोग प्रोविजन करते हैं. तो एक्चुअली स्पीकिंग ये असेट था 150 करोड़ का, बट प्रोविजन करते करते मैं ये वैल्यू 20 पे नीचे लेकर गई हूँ. वो लोग कहते हैं कि बैंक ने ये जो प्रॉफिट ऑफ 20 करोड़ था ना वो इस प्रोविजन में से माइनस कर दिया. ठीक है, वो इस प्रोविजन में से माइनस कर दिया. बोलो सही किया या गलत? एब्सोल्युटली गलत. जो भी प्रॉफिट हो रहा है बुक वैल्यू से ज़्यादा जितना भी प्रॉफिट आ रहा है शुड बी स्टैंडिंग एज रिजर्व एंड नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड अगेंस्ट प्रोविजन. Next, on verification, outstanding forward exchange contract net position in respect of one of the foreign currency was not squared off and was uncovered by a substantial position. Substantial portion actually SFM में भी आपने पढ़ा होगा, जो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं शुड हैव बीन स्क्वेयर्ड ऑफ एज ऑन 31st मार्च. जो भी नेट पोजिशन है उसको स्क्वेयर करो और जो भी सब्सटेंशियल प्रॉफिट या लॉस है उसको बुक कर लो. ठीक है. तो यहाँ पे उसको अनकवर्ड नहीं रहने दे सकते. दिस इज अ wrong step. Yeah. So net position of the branch in relation to the foreign currency should have been squared off
एंड बॉस तुम कवर लेकर के आओ सब्सटेंशियल अमाउंट का। एक और पॉइंट मिस हुआ है क्या? पॉइंट नंबर 4, या दिस इज मिस्ड। पॉइंट नंबर 4, in the case of one of the account, any additional temporary limit has been sanctioned for 25% of the अरे ये तो वही वाला पॉइंट जहाँ पे हम लोगों ने एडवांसेस वाला बोला था। सो एडहॉक में कहाँ गया है वो पॉइंट, रुको। जब भी हम लोग बात करते हैं एडहॉक लिमिट, तो एडहॉक लिमिट कितना रख सकते हैं हम लोग? मैक्सिमम एडहॉक लिमिट 20%, वो भी फॉर मैक्सिमम 90 डेज रख सकते हैं, है ना। उन्होंने कितना किया है? 25%, वो भी 120 दिन। गलत किया देवसेना। क्या बोलेंगे? गलत किया देवसेना। ये देखो, द टर्म्स ऑफ एडिशनल टेम्पररी लिमिट्स इन केस ऑफ सच अकाउंट शुड बी रिवाइज टू मैक्सिमम 20% ऑफ द एग्जिस्टिंग लिमिट एंड ऑल्सो फॉर 90 डेज मैक्सिमम। आपने 25% का किया है, वो भी 120 डेज के लिए, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दिस वॉज December 21 आस्क्ड क्वेश्चन। क्या कहता है कि आप जब भी कॉन्करेंट ऑडिट कर रहे हो, कॉन्करेंट ऑडिट के टाइम पे you need to verify foreign exchange transactions, so give some focal points, some important points to be noticed in this area. So ये हम लोगों ने क्लास में कर लिया हुआ कंसेप्ट है कॉन्करेंट ऑडिट के कंसेप्ट में जाकर के। कॉन्करेंट ऑडिट जब भी आप करते हो, देयर आर वेरियस पॉइंटर्स विच यू नीड टू, ये देखो यहाँ पे, ये रहा। सो क्या है पॉइंटर्स? बोलता है कि अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज वेरीफाई करना है कॉन्करेंट ऑडिट में, तो फॉरेन बिल्स विच आर नेगोशिएटेड, FCNR दैट इज फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, अदर नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स, इनवर्ड रेमिटेंस, ये सारा चीज़ आपको वेरीफाई करना है। इनवर्ड रेमिटेंट, आउटवर्ड रेमिटेंस, एक्सटेंशन, कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स, अमाउंट विच इज ब्रॉट फॉरवर्ड, ओल्ड ओवरसोल्ड पोजिशन, अधेरेंस whether they are adhering to RBI guidelines, reconciliations of nostro vostro accounts। तो ये सब आपको आंसर लिखना है, reconciliations of nostro vostro accounts। अच्छा, next is 18, ABC chartered accountants have been appointed as concurrent auditors of the branch of the effective bank limited for the financial year 2017-18. You are the part of the audit team for Agra branch of, mark this is an expected exam question, Agra branch of the bank, and have been instructed by your senior to verify the advance for the audit period। ठीक है। You are required to guide your assistant कि जब भी आप कॉन्करेंट ऑडिट कर रहे हो तो एडवांसेस को कैसे वेरीफाई करें। बॉस, अगर हम कॉन्फिडेंट ऑडिट कर रहे हैं या स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं, एडवांस को चेक करने का तरीका तो वैसे ही रहेगा। Ensure whether the loans are within the sanction limit, delegated powers, review the securities, documents, collaterals, valuations, possessions of the securities, any amount which is misutilized, end use of the money, follow-ups, DICGC plans, DICGC and ECGC। ठीक है, तो follow-ups on overdue bills, guarantees issued, letter of credits, misutilizations of the loan amount, so all these things will fall into the procedure of the concurrent auditor। Next, question number 19, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर। बहुत सारा है, पूरा स्कोप लिख देना है स्टार्ट से लेकर के एंड तक। या व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर? कैश चेक करना, डिपॉजिट्स चेक करना, फॉरेन एक्सचेंज चेक करना, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स वेरीफाई करना, हाउस कीपिंग एंड अदर आइटम्स को वेरीफाई करना। दिस इज द स्कोप ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर। नेक्स्ट, स्टडी मैट में दिया हुआ क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है। सजेस्ट द मेन एरियाज टू बी कवर्ड इन रिगार्ड्स टू द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस बाय द कॉन्करेंट। अभी हम लोगों ने जो December 21 वाला क्वेश्चन पढ़ा ना, दिस वन, ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है एक्चुअली। दिस वाज आस्क्ड इन November एंड देन इन December 21। नेक्स्ट, ये भी आपका स्टडी मैट का क्वेश्चन है। जब भी मैं आपको इंटरनल कंट्रोल पढ़ा रही थी ना, तभी मैंने आपको बताया था ये, आई मेड यू अंडरस्टैंड जनरल इंटरनल कंट्रोल्स विद रिगार्ड्स टू बैंक। रिमेंबर जनरल इंटरनल कंट्रोल्स, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए हियर, ये वाले पॉइंट में, कि स्टाफ को अप्रोप्रिएटली ट्रेन किया होना चाहिए, अप्रोप्रिएट स्टाफ शुड हैव एक्सेसिबिलिटी पावर, दिस एंड दैट। तो बस उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, फोकस। You are auditing a small bank branch with a staff strength of manager, cashier and 3 other staffs, S1, S2, S3. Amongst the allocation of these other areas, S1, who is a peon, opens all the mail
forward the mail to the concerned person. He do not have any signature book to check the important signatures on the communications. S2 possesses all the forms. He maintains all the records meticulously. However, no one amongst the staff regularly checks that. You are informed that being a small branch, shortage of manpower, it is not possible for us to verify each and everything. Give your comments. So when I was teaching you this general controls, मैं बोलूँगी see, shortage of manpower cannot act as an excuse. Segregation of duty, delegations of power, appropriate governance and supervision, ये सारा चीज़ तो होना ही चाहिए. ये जनरल कंट्रोल का हिस्सा है. अगर ये नहीं किया तो बहुत ही गलत किया है देव से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. Messrs. GH and Associates have been appointed as the central statutory auditor of BNB Bank, the nationalized bank. Headquarters are at Delhi for the financial year 2021. The bank functions in an automated environment, very good, using FLC software, very nice. While preparing the audit report, one of the partner highlighted some matters covered under Companies Act 2013 and the requirement of CARO. यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन आ जाएगा कारो 2020. उस जमाने में कारो 2016 वाज एप्लीकेबल था. यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग. पहला, टू विच अथॉरिटी द ऑडिटर शुड सबमिट द ऑडिट रिपोर्ट. सो फॉर नेशनलाइज्ड बैंक दिस रिपोर्ट इज बीइंग मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट. हम लोग ये जो रिपोर्टिंग वाला हिस्सा है वहाँ पे पढ़ा हुआ था. रिपोर्टिंग इज मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट. सी, फॉर नेशनलाइज्ड बैंक द ऑडिटर नीड्स टू सबमिट द रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, लिस्ट द मैटर्स विच आर कवर्ड अंडर 2013. सो बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 में देयर इज वन सेक्शन 143(3), द लास्ट वेरी पॉइंट जे. उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है, IPF अकाउंट, फोर्सिबल लॉसेस, एंड नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट एडिशंस आर बीइंग मेड with regards to 143(3)(J, talking about loans, whether you have taken more than that which is already shown in the financial statements. And last, whether CARO reporting 2020 is applicable for the banks? Absolutely no. CARO is not required to be reported to the auditor of banking company, insurance company, private company which is having the small amounts, Section 8 company, very good, OPC company, and last but not the least, small companies. तो ऐसे कंपनीज के ऑडिटर को कारो रिपोर्टिंग नहीं करना है. वेरी नाइस. क्वेश्चन नंबर 23. Your firm has been appointed as central statutory auditor of a nationalized bank. The bank follows the financial year as a accounting year. ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है कि बैंक ने क्या किया है पता है, डिविडेंड और म्यूचुअल फंड्स की इनकम को अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड कर दिया. हम लोगों ने कहा नहीं सर ये नहीं चलेगा, अक्रूवल बेसिस पे नहीं, इसको कैश बेसिस पे ही रिकॉर्ड करो. AS 9 का रेफरेंसेस देंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे कि हाँ अगर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है तो अक्रूवल बेसिस पे कर सकते हैं. लास्ट, कंसोर्टियम बैंक में आपका सिर्फ शेयर 10 करोड़ रुपए का है. हम लोग बोलेंगे TTMM रूल, तू तेरा मैं मेरा. लीड बैंक को बोलेंगे तेरे को पैसा मिला तो परफॉर्मिंग ट्रीट कर, मुझे पैसा नहीं मिला मैं उसको नॉन परफॉर्मिंग ट्रीट करूंगा. डन. सुपर क्लियर. Mark this question as an expected exam question. This is also a repeated question. Fulfillment of NPA criteria for government guaranteed advances, उसके ऊपर लिखना है. सेम पॉइंट्स आएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट को मान देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देंगे. क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड फॉर एग्रीकल्चर एडवांसेस. एग्रीकल्चर एडवांसेस पे हम लोग वो लिखेंगे शॉर्ट क्रॉप, लॉन्ग क्रॉप, लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, 1 सीजन आउटस्टैंडिंग, 2 सीजन आउटस्टैंडिंग, ऐसा वाला पॉइंट. ड्रॉविंग पावर कैलकुलेशंस के ऊपर क्वेश्चन है, तो ड्रॉविंग पावर के लिए आंसर पढ़ लेते हैं, मैं आप लोगों के लिए बताती हूँ. So when you are doing the drawing power calculation, make sure that drawing power calculation is as per board guidelines, board of directors. Stock audit has been carried out. Drawing power needs to be calculated carefully based on the working capitals of the company. Construction company के लिए जो mobilization advances दे करके रखा है has been properly reduced while calculating DP. So this is a main important point. आ सकता है एग्जाम में. नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट एड हॉक या फिर टेम्पररी एडवांसेस, एड हॉक लिमिट्स अगर दे आर नॉट रिव्यूड विद इन 180 days, तो बॉस दिस विल बी ट्रीटेड एज NPA. सो ऑडिटर शुड एंश्योर दैट the ad hoc or short reviews, when they are not done on the repetitive basis, you should treat this as an NPA.
In the case, the auditor can consider the classification of account on the basis of other parameters, functioning of accounts, inherent weaknesses, etc. So these two are the super important retail level question जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. Mark this last question as very 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 important. Very important. ठीक है. So यहाँ पे all the important questions with regards to audit of banks comes to an end. Also students, visit your modules study material में जो पीछे के क्वेश्चन है, we have almost covered it all, but in order to gain a थोड़ा सा more confidence, just visit your study mat also and check the questions. You will understand कि आपने सारे similar types के questions सब कर लिए हैं. ठीक है. So that's it for today.